जितने भी टाइप के देखो सेल्स थे वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और जो करोशन टॉपिक है वो तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो फिर भी मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी बिकॉज वो एनसीईआरटी में है। तो जो सोनिया और तस्लीमा है उन लोगों के लिए वो हेल्पफुल है। तो जब भी करोशन वाला वीडियो अपलोड हो तुम लोग उसे इग्नोर कर देना क्योंकि वो तुम लोगों के लिए नहीं होगा। बट फिर भी देख लेते हैं, अगर कभी आगे किसी टॉपिक में तुम्हें करोशन देखने को मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेल्स पढ़ चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ चुके हैं, हम लोग गैल्वेनिक सेल्स पढ़ चुके हैं, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने वाले, दोनों प्रकार के सेल्स के साथ हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, हम लोगों को गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं जिनका काम होता है केमिकल एनर्जी आप उनको देते हो, और गैल्वेनिक सेल्स रिटर्न में आपको क्या प्रोड्यूस करके देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं। मतलब जब भी हम लोगों को केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना हो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, आप लोगों के गैल्वेनिक सेल्स की सहायता लेते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो तुमको मैंने एक गुजरे ज़माने पहले ही सिखा दिया है कि गैल्वेनिक सेल्स में हम लोग 2 सेपरेट बीकर्स लेते हैं यूजुअली। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा आपको 2 बीकर्स लेने की आवश्यकता है। कई बार एक ही बीकर के अंदर भी काम हो जाएगा, बट जनरली हम लोग यहाँ पे 2 बीकर्स लेते हैं। ये आप लोगों के गैल्वेनिक सेल की पहली कंडीशन। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होती है कि बीकर के अंदर आप इलेक्ट्रोड डिप करते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है इसको डिप करने में कोई बुराई नहीं है, बट इलेक्ट्रोड के नीचे में जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उसी सेम सब्सटेंस का होना चाहिए, सेम सब्सटेंस का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी इलेक्ट्रोड बनी हुई है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड बनी हुई है कॉपर की तो आप जो सोल्यूशन यूज़ करोगे दैट वुड बी कॉपर सल्फेट, है ना, या फिर हो सकता है कॉपर क्लोराइड, बट कॉपर का उसमें होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर तुमने इलेक्ट्रोड यूज़ की है कॉपर की और नीचे जो तुम लोग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो वो होगा सोडियम क्लोराइड, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये बातचीत हम लोग ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल्स में डिटेल में कर चुके हैं। अभी सेल नोटेशन पढ़ाते वक्त मुझे उतने डिटेल की आवश्यकता नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा रही हूँ। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को गैल्वेनिक सेल्स में यूजुअली किसकी नीड पड़ती है, सॉल्ट ब्रिज की नीड पड़ती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारा डिस्कशन हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। हमारा एम है आज का सेल नोटेशन पढ़ना। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हो, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ करो वो आप लोगों के पास सॉलिड इलेक्ट्रोड हो। अगर सॉलिड इलेक्ट्रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर की इलेक्ट्रोड बना ली, जिंक की इलेक्ट्रोड बना लिया। लेकिन कई बार हम लोगों के पास गैस वाली भी इलेक्ट्रोड्स रहती हैं। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास गैस वाली इलेक्ट्रोड है, तो यार मैं गैस का कैसे इलेक्ट्रोड बनाऊंगी, तुम्हें नहीं लगता थोड़ा सा अजीब जा रहा है, ये गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा, गैस तो पकड़ में नहीं आएगी। और लेट से तुमने गैस को एक डब्बे में बंद करके पकड़ भी लिया तो उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे। तो देखो, गैस का इलेक्ट्रोड बनाने का एक तरीका होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मुझे इलेक्ट्रोड डालनी है, वो भी गैस की बनी हुई इलेक्ट्रोड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जैकेट लेते हैं। जैकेट का मतलब कांच का बना हुआ एक जैकेट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग टॉम एंड जेरी वाला देखते होगे शो, तो वहाँ पे जब खाना आता है तो वो इंसान चिकन को, मतलब क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर चिकन को, आई जस्ट डोंट नो, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो जो चिकन आता है उस चिकन को देखना वो ऊपर एक कंटेनर से ऐसे ढककर लेकर आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये एक जैकेट है। ये क्या है, आपकी ग्लास की जैकेट है जो चीज़ों को कवर अप करने का काम करती है। तो ये मान लेते हैं मेरे पास ग्लास जैकेट है, ये मैंने इस तरीके से ग्लास जैकेट बना दी। ठीक है, इस ग्लास जैकेट में आप लोगों का एक इनलेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक इनलेट हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग गैसेस अंदर डालते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, इनलेट हुआ। अब होगा कैसा कि इलेक्ट्रोड में मुझे सॉलिड इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। गैस का मैं कैसे इलेक्ट्रोड बना सकती हूँ,
अगर अभी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन गैस मौजूद है, उस ऑक्सीजन गैस का आप कैसे इलेक्ट्रोड बनाओगे बताओ? नहीं बना सकते ना। तो गैस का कैसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम की वायर लटकाते हैं। उस प्लेटिनम की वायर से हम लोग नीचे एक प्लेट लटकाते हैं। ठीक है, वो प्लेट भी किसकी होती है? प्लेटिनम की होती है। ठीक है, इस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनियम प्लेट। इसे क्या कहते हैं? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। ध्यान से सुनना, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। वायर भी काय की है? प्लेटिनम की है। और जो नीचे उससे प्लेट लटकाई जा रही है वो भी कैसी है? आपकी प्लेटिनम की है। अब होगा कैसा, यहां से आप गैस इंसर्ट करते हो। ये जो इनलेट दिया है ना, यहां से आप गैस इंसर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्लोरीन वाली इलेक्ट्रोड चाहिए तो तुम क्लोरीन गैस इंसर्ट करोगे। तुम्हें अगर हाइड्रोजन गैस वाला इलेक्ट्रोड चाहिए तो हाइड्रोजन गैस डालोगे। तो बेसिकली जो भी आपको गैस, जिस भी गैस का आपको इलेक्ट्रोड चाहिए, वो गैस यहाँ से अंदर डाली जाती है। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ही उस जैकेट के अंदर जाते हैं ना, तो उनको दिखता है नीचे प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट, PPP, ट्रिपल P। उनको क्या मिलता है? नीचे प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट मिलता है। तो प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट को हमने इस्तेमाल क्यों किया? इस्तेमाल हमने इसीलिए किया क्योंकि प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये अपने ऊपर जो भी गैस उस जैकेट के अंदर आ रही है, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर क्या करवा लेता है? एडजॉर्ब करवा लेता है। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना। सारे के सारे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मैं बेटर कहूँ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट के ऊपर में एडजॉर्ब हो जाते हैं। प्लीज फोकस ऑन माई वर्ड्स, एडजॉर्ब। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का मतलब, कहीं अगर पानी गिर गया है, तुमने स्पंज रखा, तो स्पंज क्या करता है? सारा का सारा पानी अपने अंदर सोख लेता है। दैट इज एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स जब लोग लिखते हैं चौक से व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पर, तुम देखना चौक के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लासरूम में फैलने लगते हैं। और जो फर्स्ट बेंच या फिर जो टीचर की डेस्क होती है, उसके ऊपर देखना चौक के पार्टिकल्स की एक लेयर जम जाती है। क्या वो चौक के पार्टिकल्स उस बेंच के लकड़ी के अंदर घुस जाते हैं? क्या नहीं, वो सिर्फ उसकी टॉप लेयर को कवर करते हैं। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है पार्टिकल्स किसी चीज के अंदर घुस गए, और एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसकी आजू बाजू की लेयर को क्या किया है? उन पार्टिकल्स ने कवर किया है। तो हम लोग ये जैकेट के अंदर प्लेटिनम वायर से प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट ये इसीलिए लटकाते हैं ताकि उस प्लेट पे जो भी गैस का हमको इलेक्ट्रोड बनाना हो, वो गैस उसके ऊपर जाके क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। और हम कहते हैं लो, हम लोगों का गैस इलेक्ट्रोड बन गया। तो ये वो तरीका होता है गैस इलेक्ट्रोड को बनाने का, अगर आपको गैस इलेक्ट्रोड बनाने की है तो। ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। चाहे आप दुनिया की कोई भी सेल पढ़ो, गैल्वेनिक सेल पढ़ो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ो, हर सेल में दो चीजें तो होती ही हैं। एक होता है आप लोगों का एनोड और दूसरा होता है आप लोगों का कैथोड। कभी भी ये रट्टा नहीं मानना चाहिए कि एनोड पॉजिटिव होता है या कैथोड निगेटिव होता है। वो डिपेंड करता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। समझ लो। लेकिन हाँ, दुनिया में एक नियम जो हमेशा फिक्स रहेगा वो ये कि एनोड आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कैथोड आप अपनी उस इलेक्ट्रोड को कहते हो जिस इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जिस पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। अब एक बात हमेशा याद रखना कि यूजुअली यानी कि जनरली जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करते हैं, यानी कि गैल्वेनिक सेल का जब भी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एनोड होता है, ठीक है, वी ऑलवेज कीप एनोड ऑन LHS। उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। और ऑब्वियस है कि अगर एनोड तुम लोगों की LHS में है तो जो कैथोड होगी वो कहाँ पे रहती है? आप लोगों की RHS पे रहती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैथोड कहाँ पे रहती है? आप लोगों के RHS पे रहती है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तो सिमिलरली जब हम लोग अभी आज की क्लास में सेल नोटेशन लिखना सीखेंगे, तो सिमिलरली जो भी एनोड होगा, यानी कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, इस ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हमेशा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में।
और जहाँ पर भी रिडक्शन हो रही होगी यानी कि कैथोड की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे अपने सेल नोटेशन में, राइट हैंड साइड में। तो तुम ये कह सकते हो ये आज की क्लास का हमारा पहला रूल है कि आपको ऑक्सीडेशन वाली जो स्पीशीज है उसको लेफ्ट में रखना है और जो रिडक्शन वाली स्पीशीज है उसको कहाँ पे रखना है, राइट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अब बात आती है एनोड की। अब एनोड यानी कि वो इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन करता हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देता है, तो तुम क्या कहोगे, मेटल्स। कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करता है, मेटल्स। यानी कि हमेशा एनोड कौन रहेगी, हमेशा एनोड किसको बनाया जाता है, एक मेटल को बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहता है कि कैथोड मतलब क्या, तो तुम कहते हो कैथोड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है तो वो एक मेटल भी हो सकता है और साथ ही साथ में वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा कि मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यार अगर तुम मान लेते हैं एनोड के रिस्पेक्ट में एक ऐसा मेटल लगा देते हो बाजू के कैथोड में जिसकी एबिलिटी लूज करने की नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लूज नहीं कर पाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो काम करेगा, यानी कि गेन करेगा। तो सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो यानी कि जो कैथोड बनता है, कैथोड बनने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप मेटल को भी कैथोड बना सकते हो, आप नॉन मेटल को भी अपना कैथोड बना सकते हो, लेकिन एनोड तो हमेशा फिक्स रहता है और वो आप लोगों का कौन होता है, एक मेटल ही होता है। अब बात आती है हम लोग सेल नोटेशन को लिखते कैसे हैं। तो जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि हमेशा हम ऑक्सीडेशन वाले को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और रिडक्शन वाले को हम लोग कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। अब एक मेरी बात हमेशा याद रखना, आपके पास रूल्स होते हैं लिखने के। रूल्स क्या कहते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल का एक रूल क्या होता है कि आपको एक कंटेनर के अंदर में एक सब्सटेंस लेना है, मतलब एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेना, मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। और उस इलेक्ट्रोलाइट में उसी मेटल का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रो डिप करना है। यानी कि गैल्वेनिक सेल में हमेशा मेटल भी होगा और उस मेटल के अंदर वो मेटल किस में डूबा हुआ रहेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में भी वो डूबा हुआ रहेगा। तो जब हम लोगों को सेल नोटेशन सीखने की बारी आती है तो सेल नोटेशन सीखते वक्त बस एक पॉइंट आपको हमेशा अपने ब्रेन में रखनी है, वो ये कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की एक सिंगल डंडी ड्रॉ करते हैं। इस सिंगल डंडी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, सोल्यूशन लिखा जाता है। ब्रैकेट में उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखी जाती है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, आपकी इलेक्ट्रोड किस मेटल की बनी हुई है उस मेटल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्योंकि दो बीकर्स होते हैं, एक एनोड का और एक कैथोड का, तो जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उस राइट हैंड साइड वाले बीकर के लिए भी आप एक सिंगल डंडी खींचते हो। उस सिंगल डंडी का जो राइट हैंड साइड है वहां पे आप लिखते हो कि आपकी इलेक्ट्रोड कौन सी है, और उसके बाद आप जिस इलेक्ट्रोड को ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर तो डिप करना ही पड़ेगा, वो सोल्यूशन का नाम लिखते हो और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखते हो। तो मैंने अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ये एनोड के लिए लिखा, और जो मैंने राइट हैंड साइड के लिए लिखा वो मैंने कैथोड के लिए लिखा। बट जब एनोड और कैथोड मिल जाते हैं तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। तो इसीलिए मुझे एनोड और कैथोड दोनों को साथ में लिखना जरूरी है। बट याद रखना गैल्वेनिक सेल में एक और चीज बहुत ज्यादा तरीके से यूज की जाती है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल डंडी का प्रयोग करते हैं। ये डबल डंडी किस चीज को इंडिकेट करती है, जब भी आपको दो लोगों के बीच में डबल डंडी देखने को मिल जाए, इससे आप समझ जाना कि वो डबल डंडी किस चीज को इंडिकेट कर रही है। वो डबल डंडी आप लोगों के सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रही है। ये डबल डंडी किस चीज को इंडिकेट करती है, सॉल्ट ब्रिज। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नोटेशंस ऑफ गैल्वेनिक सेल, 3 मार्क्स। तो आपको ये सारे रूल्स लिखने हैं। जैसे अभी हमने रूल नंबर 1 क्या लिखा कि एनोड की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन वाली वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कैथोड की रिएक्शन होती है वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है, राइट हैंड साइड में। रूल नंबर 2 हम क्या लिखेंगे कि जो ये डबल डंडी है, ये डबल डंडी हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के पर्पस के लिए यूज करते हैं। और ये जो सिंगल डंडियां आपको दिख रही है ना, ये 2 सिंगल डंडियां,
ये सिंगल डंडियां हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ये सिंगल डंडियां इस पर्पस के लिए यूज की जाती है, ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोड है यानी कि रॉड और उसका जो सोल्यूशन है जिसमें वो डिप है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रॉड है वो आपके एक दूसरे कमरे में पड़ी है और आपका जो सोल्यूशन है वो एक कंटेनर में दूसरे कमरे में पड़ा है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों को एक कंटेनर में एक बीकर के अंदर आपस में डिप करके रखा गया है। दिस इज, ये सिंगल डंडी आपकी ये इंडिकेट करती है। समझ में आ रही? ये सिंगल डंडी इस बात को इंडिकेट करती है। अब बस एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा यूजुअली हम लोगों ने जब गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ते वक्त हमने जो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल लिया था, वो वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल मैं आज भी ले लेती हूँ। क्या था उस दिन हमने जब गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था? ऐसे देखो, दो कंटेनर्स लिए थे, दो कंटेनर्स के बीच में ऐसा एक यू शेप का हमने सॉल्ट ब्रिज डाला था। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या किया था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमने डिप की थी, यहाँ नीचे एक सोल्यूशन भरा हुआ था, यहाँ पे हमने एक दूसरी इलेक्ट्रोड डिप की हुई थी, यहाँ पे एक दूसरा सोल्यूशन भरा हुआ था। समझ रहे हो? अच्छा, फिर इन दोनों को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल सर्किट से इस तरीके से कनेक्ट किया था। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कौन सा सोल्यूशन भर के रखा है, यहाँ मैंने भर के रखा है ZnSO4। तो गैल्वेनिक सेल में आप जो सोल्यूशन यूज करते हो ना, उसी सेम सोल्यूशन की आपको ऊपर इलेक्ट्रोड भी यूज करनी पड़ती है। मतलब इलेक्ट्रोड कौन सी वाली इस्तेमाल करोगे? जिंक की। आपने यहाँ पे एक दूसरा सोल्यूशन भर के रखा है कॉपर सल्फेट का, तो आप ऊपर में जो रॉड यूज करोगे वो भी आपकी किसकी होनी चाहिए? कॉपर की होनी चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है। अब ऐसे में अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो जिंक सल्फेट यूज किया है, ये जिंक सल्फेट की मोलैरिटी 2 मोलर है, और जो आपने राइट हैंड साइड में कॉपर सल्फेट यूज किया है, इस कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी मान लेते हैं 0.1 मोलर है। अब मुझको इसका आप सेल नोटेशन लिख कर दिखाओ। तो देखो, सेल नोटेशन लिखना दुनिया की सबसे आसान चीज होती है। गैल्वेनिक सेल में दिख रहा है कि सॉल्ट ब्रिज है, तो एक डबल डंडी तो दे दो, ठीक है, फिर सिंगल डंडी दे दो और इस तरफ भी सिंगल डंडी दे दो। सिंगल डंडी के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सोल्यूशन का नाम लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन कौन है बताओ? इस केस में ZnSO4। तो यहाँ पे लिखेंगे ZnSO4 और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 2 मोलर, यानी कि आपका सोल्यूशन किस कंसंट्रेशन का है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको उसी सिंगल डंडी के बाजू में, मतलब राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? आपकी इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी लिखनी है। जितना गैप मैंने छोड़ दिया है ना, उतना गैप छोड़ने की तुम्हें नीड नहीं है, बट जानकारी किसके बारे में लिखनी है? इलेक्ट्रोड के बारे में लिखनी है, राइट। अच्छा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी कहानी लिख दी। अब राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में बोलो क्या होगा? राइट हैंड साइड में अगेन सिंगल डंडी दिख रही है। सिंगल डंडी के राइट में, मतलब सिंगल डंडी के लेफ्ट में, सिंगल डंडी, देखो ये पैटर्न होना चाहिए, सोल्यूशन इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इलेक्ट्रोड दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है। कौन सा सोल्यूशन है राइट हैंड साइड में? कॉपर सल्फेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉपर सल्फेट, और कितनी कंसंट्रेशन है उसकी? 0.1 मोलर। और उसके बाजू में हम लोग क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रोड आपकी किसकी है? तो इलेक्ट्रोड आपकी किसकी है? कॉपर की है। ये हो गया आप लोगों का सेल नोटेशन। किसके लिए? आप लोगों के गैल्वेनिक सेल के लिए। पेपर में सेल नोटेशन लिखने के लिए आता है, बट फिलहाल तुम्हारी टेक्स्ट बुक में सेल नोटेशन कितना दिया है, हम लोग एक बार उस चीज को देख लेते हैं ताकि तुमको अंदाजा हो जाए कि अच्छा कि ये चीजें हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से कैसी क्या है। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल के शॉर्ट नोटेशन की बात करूं, तो शॉर्ट नोटेशन में कुछ पॉइंट्स हमेशा होने ही चाहिए। वो शॉर्ट नोटेशन में आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, आपको एक्वस सोल्यूशन के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा और भी अगर कोई स्पीशीज उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी चाहिए। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है ये एक क्वेश्चन में क्रिएट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ? कि शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये ऑफ गैल्वेनिक सेल शुड इंक्लूड्स क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया उसका आंसर। अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल शुड इंक्लूड दिस थिंग। अब ये जो यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सेल नोटेशन को लिखने के रूल्स है बेसिकली, ठीक है। ये सेल नोटेशंस को लिखने के क्या है? रूल्स है। अब रूल देखो यहाँ पे क्या है। जैसे रूल पहला मैंने बताया था,
एनोड उसको हमेशा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड इसको हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। ये हो गया आप लोगों की जिंदगी का रूल नंबर 1। ठीक है, अच्छा, तो इसमें तो गड़बड़ी नहीं करोगे, ओके। और उसके बाद अगर आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, मतलब आप जो सॉल्यूशंस यूज कर रहे हो, उस सॉल्यूशंस को आपको कहाँ लिखना पड़ता है, डबल डंडी के आजू बाजू। तो वही इसने ये भी वही बात लिखी है कि जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम सेल फार्मूला के बीच में लिखते हैं, मतलब डबल डंडी के आजू बाजू। अच्छा, मैंने क्या कहा था, डबल डंडी किस चीज को इंडिकेट करती है, डबल वर्टिकल लाइंस किस चीज को इंडिकेट करती हैं, वहां पे सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सोल्यूशन इंडिकेट दैट दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। और अगर मैं ये कहूं कि सिंगल वर्टिकल लाइन किस चीज को इंडिकेट करती है, तो मैंने क्या कहा था, सिंगल वर्टिकल लाइन इस चीज को इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है। अ सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स, इसको काट देते हैं, ये पूरा काट दो, बकवास है ये काट दो। हाँ, ये क्या इंडिकेट करती है, सिंगल वर्टिकल लाइन आपकी क्या इंडिकेट करती है, द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट आपस से एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, ये सिंगल आपकी लाइन डिनोट करेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट की कुछ कंसंट्रेशन है तो आपको कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है ब्रैकेट में। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ना होकर गैस है तो गैस के लिए कंसंट्रेशन नहीं यूज करते, गैस के लिए कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं, प्रेशर। तो आपको वहां पे प्रेशर की जानकारी देनी पड़ेगी कि 1 atm प्रेशर पे वो गैस है कि 2 atm प्रेशर पे वो गैस है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये जो 7th वाला पॉइंट है, इसको तुमको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखा देना है कि ये लो, ये हमारा मैडम एक एग्जाम्पल है, खत्म। ठीक है, बस खत्म, ये एक एग्जाम्पल। बाकी का जो ये फालतू का प्रवचन दिया है ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। सो टोटल रूल्स कितने हैं, 6 रूल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और 7वां एग्जाम्पल। तो यहां से क्वेश्चन क्या आपको क्रिएट होगा कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द सेल नोटेशन इन गैल्वेनिक सेल। तो ये इस तरीके से आपको सेल नोटेशन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, लेकिन याद रखना हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड में किसको रखेंगे, एनोड को, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड में हम हमेशा किसको रखेंगे, आप लोगों के कैथोड को, जहां पे हमेशा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमेशा मतलब हमेशा, वो रूल्स हैं। और यहाँ पे अब आपको बोला जाए कि कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखकर दिखाओ। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखकर दिखाओ। तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो ये रूल्स थे, ऊपर में क्या थे, रूल्स थे। अब अपन स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है कि आपको ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देनी है, और जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है वो आपको कहाँ पे लिख देनी है, राइट हैंड साइड में लिख देनी है, बस खत्म। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 अपने भेजे में याद रखना है कि वाइल एडिंग, एक मिनट को, हाँ, आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, और ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन भगवान अपने आप तो कैंसिल करेगा नहीं, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने आप कैंसिल होते हैं क्या, नहीं होते ना। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं तो आपको एक नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है, ताकि दोनों, जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे ना 10th स्टैंडर्ड में, वैसी ही। ठीक है, सच दैट कि कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आपकी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखते। ये स्टेप्स हैं, बराबर। अच्छा, और उसके बाद बस तुम लोगों को एक एग्जाम्पल लिख देना है पॉइंट नंबर 3 बनाकर, और यहाँ पे तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिलहाल अभी मैं ये वाला पार्ट तुम्हें आज के वीडियो में नहीं सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैं उस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा कि किस तरीके से शॉर्ट नोटेशंस गैल्वेनिक सेल के लिए लिखा जाता है, और उन शॉर्ट नोटेशंस की मदद से किस तरीके से गैल्वेनिक सेल्स के हम लोग इस तरीके के मतलब बड़ा 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 सेल लिखेंगे। अभी कल क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे ये आप कब लिख कर दोगे, जब आपको डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, या फिर जब आपको डेटा बनाकर दिया हुआ है ना, डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब आप इस तरीके से सेल नोटेशन फटाफट 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 देख के लिख दोगे। बट कई बार आपको सेल नोटेशन के लिए डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ रहता है, तो ऐसे केस में फिर आप किस तरीके से सेल नोटेशन लिखने वाले हो बताओ। तो फिर वहां पे ऑब्वियस है कि मुझे कुछ ना कुछ तो भेजा चलाना पड़ेगा,
राइट। तो वो जो भेजा चलाना पड़ेगा, दैट भेजा इस आप लोगों का स्टेप्स, वो स्टेप्स फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो तुम्हारी बुक है, चाहे तुम्हारी बुक हो या चाहे एनसीईआरटी की किताब हो, उस बुक में जो रूल्स लिखे हैं या जो टारगेट में रूल्स लिखे हैं, आप पेपर में रूल्स उस तरीके से मत लिखना। मैं ग्रुप में एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, एक्चुअल में वो आपको रूल्स यूज़ करने हैं। अगर पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर राइटिंग द शॉर्ट नोटेशन ऑफ आपका क्या कहते हैं गैल्वेनिक सेल, तो आपको वो वाली इमेज से ही अपना आंसर लिखना है। ठीक है, आपको उसी इमेज से अपना आंसर लिखना है। वो बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई वो चीज़ है। ठीक है, एकदम मतलब रैंडम नहीं है कि कुछ भी कुछ लिखा है और उसको पढ़ने पे हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। एक सवाल करते हैं या फिर 2 सवाल करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग कभी क्या करेंगे, ओवर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को यहाँ पर, अच्छा रुको, ये चीज़ अभी नहीं की जा सकती क्योंकि इसको करवाने के लिए मुझे तुम लोगों को पहले स्टेप सिखानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वो सवाल अभी हम सिर्फ एक सवाल करेंगे और उस एक सवाल को करके फिर हम इस क्लास को अभी रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने करंटली तुम लोगों को वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं सिखाई है। अभी सिर्फ क्या सिखाएं, रूल सिखा दिए। तो ऑब्वियसली कि तुम अभी फिर सवाल बनाने के स्थिति में नहीं हो। अब जैसे मान लेते हैं आपको एक कंटेनर दिया है, इस कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोड डिप करके रखा है। ये जो इलेक्ट्रोड हम डिप कर रहे हैं ये निकिल का बना हुआ है और ऑब्वियसली मैं जो नीचे सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ ये मान लेते हैं आप लोगों का निकल क्लोराइड है। इसको हम लोगों के बाजू में ऑब्वियसली एक दूसरा बीकर होगा। अब लेकिन दूसरा, अच्छा रुको, दूसरा बीकर ना मैं बनाया है हमारे पास ऊपर, बस उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। ये रहा हमारा दूसरा बीकर। ठीक है, ये हमारा दूसरा बीकर है। अब ये दूसरा बीकर को ध्यान से घूर घूर के देखो। ये दूसरा बीकर घूर घूर के देखने पे तुमको बता रहा है कि देख भाई मेरे अंदर जैकेट है, जैकेट। और अगर किसी बीकर के अंदर जैकेट है मतलब समझ जाओ कि बाजू वाले बीकर के अंदर अगर जैकेट है, प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम प्लेट है, मतलब बाजू वाला गैस इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने क्या करके रखा है, इस तरीके से सर्किट पे कनेक्ट करके रखा है। अब नीचे में क्या गैस इलेक्ट्रोड में भी नीचे सोल्यूशन लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल लेना पड़ता है। आप मान लेते हैं गैस इलेक्ट्रोड बना रहे हो क्लोरीन की, मतलब आप क्लोरीन की गैस इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो तो आप इनलेट से क्लोरीन गैस को अंदर भेजोगे। तो नीचे में आप जो सोल्यूशन यूज करोगे ना उसमें वो क्लोरीन होना चाहिए। यानी कि कौन सा सोल्यूशन यूज करें, फिर KCl यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल की बनी होती है नीचे में उसका सोल्यूशन भी वही वाला होना चाहिए। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बता भाई इसका तुझको सेल नोटेशन लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? पहले डबल डंडी, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज होता ही होता है गैल्वेनिक सेल में, और उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के आजू बाजू सोल्यूशंस लिखने पड़ते हैं। तो बाजू में कौन सा सोल्यूशन है, NiCl2, उसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 मोलर दी है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी 1 मोलर। फिर उसी डबल डंडी के राइट में मतलब दूसरे बाजू में भी आपको सोल्यूशन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, तो वो दूसरा सोल्यूशन कौन सा है, KCl, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.5 मोलर। फिर दोनों सोल्यूशंस के बाद हमको क्या देनी पड़ती है, सिंगल डंडियां। सिंगल डंडी देने के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम लिखते हैं। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या इलेक्ट्रोड देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में निकल का इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे लिखेंगे निकल और यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड कौन से फेज में है वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, वो इलेक्ट्रोड क्लोरीन का है। और क्लोरीन सॉलिड नहीं होती है, क्लोरीन गैस होती है। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रोड लिखो, जब आप सोल्यूशन लिखते हो तो सोल्यूशन के साथ आप क्या करते हो, आप ये बताते हो ना कि अच्छा हाँ करके मेरे पास ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है। तो वैसे ही आप यहाँ पर ये बताओगे कि आप जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो वो इलेक्ट्रोड आपके पास कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अभी हमारा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है तो तुम तो पता ही होना चाहिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोड यानी कि गैस। तो बाजू में हम जैसे ही Cl2 लिखेंगे, Cl2 के बाजू में हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा गैस। और अगर गैस है तो गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर भी रहा होगा, बिना प्रेशर के तो कोई गैस हो नहीं सकती। तो अगर प्रेशर तुमको पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, नहीं बताया है कि कितना प्रेशर है गैस का, तो मान के चलना कि वहां पे कितना प्रेशर होगा, 1 atm या फिर जो भी प्रेशर दिया है। फिलहाल अगर प्रेशर नहीं दिया है तो अच्छी बात है, 1 atm लिख देना। अगर प्रेशर दिया है तो जो भी प्रेशर दिया होगा वो प्रेशर आपको लिखना
पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Cl2, Cl2 के बाद ब्रैकेट में लिखा G के बाद मैंने प्रेशर लिख दिया 1 atm। क्या इतना लिखने से मेरा सेल नोटेशन खत्म हो गया? हो जाता यदि मेरा इलेक्ट्रोड सॉलिड होता तो। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोड सॉलिड नहीं है, वो एक गैस है, तो गैस में Cl2 के अलावा प्लेटिनम भी यूज किया गया है ना, प्लेटिनाइज्ड वायर भी यूज की गई है, प्लेट यूज की गई है, तो एक और सिंगल डंडी देके मुझे पीटी लिखना पड़ेगा। तो ये जो दो सिंगल डंडी देने वाला काम हो रहा है ना, ये जो पूरा है, ये पूरा तामझाम किसके लिए यूज किया गया है? ये इलेक्ट्रोड्स को लिखने के लिए यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड्स को लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ तो 1 वर्ड में इलेक्ट्रोड को हमने लिख दिया था। तो हमें इतना सारा इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी क्यों लिखनी पड़ रही है? सिंपल रीजन, क्योंकि हम गैस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या नियम है? डबल डंडी बनाओ, डबल डंडी के आजू बाजू सोल्यूशंस लिखने हैं, सोल्यूशंस के आजू बाजू सिंगल डंडी बनाओ, और सिंगल डंडी के आजू बाजू क्या करने? इलेक्ट्रोड्स लिखने हैं। अगर इलेक्ट्रोड सॉलिड हुए तो 1 वर्ड में आंसर आ जाएगा, बट अगर गैस हुए तो गैस वाली चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए। पहले इलेक्ट्रोड का नाम, उसके बाद G, फिर उसका प्रेशर, फिर सिंगल डंडी, और वायर कौन सी यूज की है? प्लेटिनम। ठीक है, बस खत्म। तो अभी तुम्हें जब डायग्राम दिया हुआ रहता है तो डायग्राम से आप ये सेल नोटेशन कैसे लिख रहे हो गैल्वेनिक सेल की, ये हमने सीखी, या फिर आप कह सकते हो कि बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने रूल्स सीख लिए कि कौन, कैसा, कब, कहाँ, क्या, कितना लिखना है। अब कल के इसमें हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कि यदि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, उन क्वेश्चंस मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप्स, कि वो स्टेप्स कैसे आती हैं। बस खत्म। तो यही हमारी आज की क्लास थी। तो इस आज की क्लास से तुम्हें ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं काम नहीं रहेगा। बस अपने नोट्स कॉपी जब तुम करोगे तो नोट्स कॉपी बनाते वक्त ये आपको ऊपर जितना भी प्रवचन लिखवाया गया ये पहले लिखना, ठीक है। स्पेशली इस पार्ट को तो लिखना ही लिखना कि गैस इलेक्ट्रोड बनाई कैसे जाती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पहले लिखना, और उसके बाद फिर अपने आंसर द फॉलोइंग के नोट्स बनाना शुरू करना। आंसर द फॉलोइंग में आज क्लास में से 2 ही चीजें आएंगी। पहला ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक, व्हाट इन शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हाट थिंग्स टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, ये इसका आंसर है। और फिर आएगा रूल्स को टेक्स्ट बुक से नहीं लिखने हैं। मैंने रूल्स के लिए ऑलरेडी ग्रुप में तुम लोगों के इमेज शेयर कर दी है, तो इमेज ग्रुप में शेयर करके एग्जैक्टली वो ही लिखना है, ठीक है। छोटा सा दिमाग चलाने की आवश्यकता तुमको नहीं है, समझ गए? अच्छा, और एक बार हम लोग टारगेट में देख लेते हैं क्या टारगेट में भी कुछ चीजें हैं क्या। तो मैं अलग से क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के ग्रुप में नहीं डालूंगी, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है, कि क्या तुम्हें लिखना है और क्या तुम्हें नहीं लिखना है। तो अगर आपको कभी भी डायग्राम दिया जाए तो डायग्राम को देख कर आपको अगर उस पर्टिकुलर का सेल नोटेशन लिखना है तो सेल नोटेशन लिखना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। सेल नोटेशन लिख लोगे क्या? हाँ, बहुत ही इजी है किसी भी चीज का सेल नोटेशन लिखना। और जो हमने देखा है इस सेल नोटेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसीलिए सेल नोटेशन आना चाहिए। तुम अगर ये सोचो कि अरे यार छोड़ देते हैं, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, टारगेट में ये क्वेश्चन है किधर? तो देखो, टारगेट में ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर कन्वेंशंस यूज टू राइट सेल नोटेशन या फिर सेल फॉर्मूला। कन्वेंशंस का मतलब बेसिकली यही होता है आप लोगों का रूल्स, ठीक है, कि क्या क्या रूल्स हैं। तो ये सारे रूल्स आपको लिखने हैं, बट ये टारगेट से मत लिखना, ठीक है, बिल्कुल मत लिखना। ये जो रूल्स हैं मैं जो इमेज ग्रुप में शेयर कर रही हूं वो इमेज से लिखने हैं आपको रूल्स, ठीक है। हाँ, लगे तो इस रूल्स को लिखने से पहले इतना ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुम लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी यहां से मत लिखो। जो टेक्स्ट बुक में मैंने तुम लोगों को वो आंसर मार्क करा के नहीं दिया है कि वो येलो कलर से कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, बस पहले उस आंसर को लिखना, फिर इमेज से उठा के क्या कर देना, और रूल्स लिख देना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 79 तुम्हें कल मुझे जो नोट्स तुम भेजोगे उसमें रहना चाहिए तुम्हारे पास, समझ रहे हो। और उसके बाद ये आप लोगों को व्हाट आर द कन्वेंशंस, ये वाला पार्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम लोग ये वाली क्लास इस टॉपिक पे यहाँ पे रोकते हैं। कल कन्वेंशन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और कन्वेंशन से रिलेटेड कल उसके न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे टॉपिक्स देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेरे हो चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा सरदर्द है नहीं। 2 या 3 दिन बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों की खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज को भी रोक देते हैं यहीं पे।